अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के बारे में। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसमें हमने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कह रहे हैं द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन इज कॉल्ड, कि आपके पास जो एडिशन होता है जिसमें आप प्लस करते हो उसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो क्या होता है। क्या वो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है। जैसा कि आप जानते हो कि ऐड हम कर रहे हैं तो उसका रिवर्स प्रोसेस सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन का रिवर्स प्रोसेस एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हम एडिशन में ऐड कर रहे होते हैं और सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे होते हैं, उसका उलट वापस निकाल रहे होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो क्या है? सब्ट्रैक्शन। फिर है द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज, कि आपके पास जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई से दो ऑड नंबर ले लें। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो दो से डिवाइड नहीं होते। तो लेट से हम बात कर लेते हैं 3 की और दूसरा इंटीजर हम ले लेते हैं लेट से 5। ये दोनों 2 से नहीं डिवाइड होते, तो 3 और 5 का मल्टीपल कितना होता है? 15 होता है। 15 क्या होता है? 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। कोई और ले लेते हैं, लेट से यहाँ पर 3 और 7 ले लेते हैं जो कि 21 है, तो 21 भी डिवाइड नहीं होता। तो इससे क्या मतलब हुआ कि भाई दो इंटीजर्स जो ऑड हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट में भी आपको ऑड नंबर ही मिलता है। अगर वो दोनों 2 से नहीं डिवाइड होते तो उनका प्रोडक्ट भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका उनका प्रोडक्ट इंटीजर जो ऑड नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट भी ऑड नंबर ही होता है। ये सही ऑप्शन है। ऑड और इवन, इवन तो हो जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो केस गलत हो गया। इवन भी नहीं होता, प्राइम भी, प्राइम तो कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्राइम के तो फैक्टर ही सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं ना। प्राइम कभी नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि प्राइम का तो और किसी से डिवाइड नहीं होता। तो अगर कोई से दो नंबर से मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर आ रहा है तो वो तो उन दो नंबर से ज़रूर डिवाइड होगा। तो प्राइम ही नहीं है, इवन भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? इसका सही ऑप्शन ऑड नंबर है। अब नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज। अब 3 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीपल का मतलब क्या है? 3 नेगेटिव का मतलब है कि एक नेगेटिव को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। इंटीजर कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेट्स से नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव। सो हम जानते हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीपल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऐसा ही है, नेगेटिव और नेगेटिव क्योंकि दो साइन सेम अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आंसर आता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय जो बाकी रह गया नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव का इंटीजर उनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव ही आएगा। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। कोई भी जितने भी आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं अगर वो ऑड हैं, मतलब ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका आंसर नेगेटिव आएगा। और अगर वो इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर उनका आंसर क्या आएगा? फिर उनका आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर -3 की बात कर रहा है। सो 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्या है? एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब 2 से नहीं डिवाइड होता। तो अगर नेगेटिव को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो? ऑड के नंबर्स के टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलेगा। लेकिन अगर इवन टाइम्स होते हैं, मतलब पेयर्स बनते हैं, तो फिर आपको एब्सोल्युटली पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। इसी की एप्लीकेशन यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब अगर ये 7 टाइम नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो एब्सोल्युटली क्या इसका आंसर आएगा? नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले क्या कहा है कि अगर नेगेटिव को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और अगर और टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो आप देख लें, इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है और 7 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है। तो अगर नहीं होता डिवाइड तो फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक -6 और जोड़ दूं तो फिर इसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो है नहीं, सो हम नेगेटिव ही रखेंगे। फिर नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो सेम सिंबल्स आपस में मल्टीप्लाई हों, चाहे प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो प्लस देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस वाला सिर्फ एक ही है, तो ये है, ठीक है। वैसे भी बाकी को मल्टीप्लाई करो तो 15 3 ज़र 45 और 0 साथ में आ जाएगा, 300। सो इसका सही ऑप्शन कितना है, ये है। अब कह रहा है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए सिंप्लीफाइड नंबर इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम नंबर को सिंपल करते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो सिंप्लीफिकेशन की डेफिनेशन है। एग्जैक्टली सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास पेयर ऑफ नंबर होते हैं उसको हम सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ सिंप्लीफाइड नंबर इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, या फिर इसको बॉक्स ब्रैकेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको बॉक्स ब्रैकेट्स भी या स्क्वायर ब्रैकेट दोनों लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पैरेंथेसिस, ये जो हम ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, ब्रेसेस, वैनकुलम, ठीक है। सो वैनकुलम के लिए ये चीज़ हम जो है इस्तेमाल करते हैं, ओके। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो कह रहा है कि इफ़ ऑल द ब्रैकेट्स आर फाउंड इन गिवन एक्सप्रेशन, कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन में सारी ही ब्रैकेट्स नज़र आ जाएं, देन द फर्स्ट ब्रैकेट्स विच विल बी रिमूव्ड, कि आप सबसे पहले किसको ख़त्म करोगे या फिर किसको पहले सॉल्व करोगे। तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले कौन सी सॉल्व की जाती है, आपको ये अच्छे से पता है, हम क्योंकि क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट्स है। ब्रैकेट्स 3 टाइप्स की आपको मिल रही हैं, ये तो आपको बाहर मिल रहा है, सो ये ब्रैकेट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। हालांकि सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट्स की बात हो रही है, तो ब्रैकेट्स में हम बात करें तो ब्रैकेट्स की यहाँ पर ये जो ब्रैकेट होती है, जो राउंड ब्रैकेट होती है, ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इसको करते हैं और फिर इसको करते हैं। इफ़ अ वर्ड ऑफ एग्जिस्ट इन एनी एक्सप्रेशन इट मीन, इससे पीछे हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि जिसमें ऑफ आ रहा था, और ऑफ की जगह पे हमने क्या यूज़ किया था, मल्टीप्लिकेशन, जिसमें लिखा हुआ था ऑफ 21। ऑफ 21 मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें ऑफ 21 यूज़ किया हुआ था। हम ऑफ की जगह पे क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जो है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। While solving a mathematical expression, always use BODMAS rule and proceed form। तो क्या करते हैं, जब BODMAS रूल में हम यूज़ करते हैं तो हम अक्सर ये बात करते रहे हैं पीछे, जहाँ भी हमने BODMAS रूल इस्तेमाल किया है तो हमने कहा था कि हम उसको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। तो ये जो बी है इसका सही ऑप्शन ये है कि लेफ़्ट टू राइट हम सॉल्व करते हैं BODMAS रूल में, ठीक है। अगर कोई सिंबल 2 बार आ रहा है तो हम उसकी पहले लेफ़्ट वाली को सॉल्व करते हैं, फिर उसकी राइट वाली को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से आ रहा है, सो 3 + 5 + 6, तो सबसे पहले 3 + 5 लिखा जाता है और फिर लास्ट वाले को ऐड किया जाता है, तो इस तरह से ये 14 रिजल्ट देता है। ये बात कर रहा है कि कोई भी अगर ऑपरेशन 2 बार आ रहा है तो पहले इसको सॉल्व करोगे या इसको सॉल्व करोगे, पहले लेफ़्ट वाले को सॉल्व किया जाता है और फिर राइट की तरफ मूव किया जाता है। तो यही बात वो आपसे कर रहा है कि BODMAS रूल में सबसे पहले आप किस तरह से ऑर्डर को प्रेफर करते हो, लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर को प्रेफर किया जाता है। तो पहले लेफ़्ट वाला सॉल्व किया जाता है और फिर राइट वाला सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि इन द गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इफ़ ऑल द ब्रैकेट्स आर इन्वॉल्व, सारी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हूँ, वी विल सॉल्व ब्रैकेट्स एट द एंड। तो ये वही क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में कहा था कि सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, अब कह रहा है कि सबसे एंड पे किसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को और सबसे एंड पे हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व। तो ये हमारे पास इस केस में स्क्वायर ब्रैकेट ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू वर्डमास रूल फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन इज जो है परफॉर्म। सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन में कौन सा जो है परफॉर्म किया जाता है, मतलब सबसे पहले किसको आप सॉल्व करते हो? एडिशन को सॉल्व करते हो, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हो, मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन को? एब्सोल्युटली डिवीजन को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले देखें ये वाली सारी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है ना, तो ये ब्रैकेट जब सबसे पहले ये सॉल्व होगी, ये जब सॉल्व होगी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगी। अब जो भी दे रिजल्ट उसके साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ज़ीरो किसी से भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है? ज़ीरो ही मिलता है। तो इसको आप आंखें बंद करके ज़ीरो लगा सकते हो, क्योंकि ये ज़ीरो इस पूरे आंसर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट जब सॉर्ट आउट हो जाएगी तो एक रिजल्ट बचेगा, उस रिजल्ट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है तो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा? ज़ीरो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस केस में ज़ीरो आपका सही ऑप्शन बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिवीजन को ख़त्म करेंगे। सो 3/4 प्लस 5/7 माइनस 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। तो 2 2 से गया, 7 7 से गया, यहाँ रह गया क्या? 1। तो ये हमारे पास बेसिकली माइनस है, ठीक है। सो माइनस, सो 3/4 प्लस 5/7 माइनस 1। अब ये 3/4 तो बाहर ही है, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 7 आएगा। और 7 का 7 से सेम है तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला सेम आ जाएगा, बट इसका डिवाइज़र 1 है। सो 1 से 7 बनाने के लिए मैं 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 1 ज़ार 7, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो 3/4, सो 3/4, और ये यहाँ पर बड़े का सिंबल आएगा और बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो दिस वन, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस। सो 3/4 माइनस 2/7। अब इनका एलसीएम क्या है? इनमें कॉमन फैक्टर कोई नहीं है तो यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे। सो 28, ठीक है। सो 4 से करेंगे 7 28 होता है, 4 से 28 बनाने के लिए 7, तो इसका मतलब 3 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 7 से 28 बनाने के लिए 3, सो 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 21 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास कितना आएगा? 28। सो 21 में से आप 6 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर आपके पास देख सकते हो कि ये 1 5 तो 15, तो इस केस में यहाँ पर 15 नहीं है, तो सॉरी यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। यस, ये इसको जो है 2 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना था, ना कि 3 से, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करना था, ना कि 3 से, क्योंकि यहाँ पर 7 से हमें 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 ज़ार 8, और 21 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 13/28। सो 13 इसका सही रिज़ल्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका जो सही रिज़ल्ट है वो है 13/28। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, कि आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। तो इनमें सब क्वेश्चन के आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो इसके लिए हम 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट आर लाइक इंटीजर्स। लाइक इंटीजर्स कौन से होते हैं? ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है कि लाइक इंटीजर्स आर इंटीजर्स दैट हैव सेम साइन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे इंटीजर्स जिनमें साइन सिंबल होते, साइन क्या होते हैं? सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल +2 +5, दोनों का साइन क्या है? सिंबल। तो ये क्या है? लाइक इंटीजर। लेट्स से -2 -5, इन दोनों के सिंबल्स क्या हैं? सेम। तो अगर सिंबल्स आर सेम हैं तो उस केस में हम उन इंटीजर्स को कहते हैं लाइक इंटीजर्स। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है? व्हाट आर अनलाइक इंटीजर। तो इसका उलट कर देते हैं कि जिनमें अपोजिट साइंस होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा
नेगेटिव होगा। अनलाइक इंटीजर्स आर इंटीजर्स दैट हैव डिफरेंट साइन, वन पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। सीधी बात है। अब फिर वो कह रहा है कि राइट कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको हमने काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ किया। क्या था कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और उनकी अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें, मतलब ये हुआ कि 2+5 करें या फिर 5+2 करें, रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी को हम क्या कह रहे थे, कम्यूटेटिव लॉ कह रहे थे। इसको मैंने वर्ड्स में लिखा है, द कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ तक तो वही कहानी है ना जो उसने हमसे पूछी है। स्टेटेड दैट, यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ एडिंग नंबर्स डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट। मेन कहानी क्या है कि अगर आपका नंबर्स को ऐड कर रहे हो और उनके ऑर्डर को चेंज करने से रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि उनकी तरतीब को चेंज करो। 2 को पहले लिखो, 5 को बाद में, या 5 को पहले लिखो, 2 को बाद में, उनको चेंज कर दो, रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का रिज़ल्ट हमेशा 7 ही आता है। तो यही बात हो रही है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर आप एडिशन के ऑर्डर को चेंज करोगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको मैथमेटिकली मैंने लिखा है, इन मैथमेटिकल नोटेशन इट कैन बी रिटन एज a+b विच इज़ इक्वल टू b+a। a+b या फिर b+a करोगे, रिजल्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर उसने कहा है कि राइट एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ भी वही बात है, लेकिन एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में थोड़ा सा फ़र्क है। एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं। अब 3 में से पहले 2 को सॉल्व करके तीसरा सॉल्व कर लो, या फिर दूसरे और तीसरे को पहले सॉल्व करके फिर बाद वाला जो लास्ट पे पहला ऐड कर दो, तो रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भी बात ऑर्डर वाली ही है। तो इसको देख लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। द एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्टेटेड दैट, ये बात तो बस पुरानी ही उस डेफिनेशन से आ रहे हैं। करना क्या है, द ग्रुपिंग ऑफ नंबर बीइंग एडेड डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट। कि आप किन 2 को पहले सॉल्व कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट पे, कि आप कोई से 2 को पहले सॉल्व कर लो। फॉर एग्जांपल ये देखें, 3 नंबर्स हैं, मैं ए और बी को पहले सॉल्व कर लेता हूँ और फिर सी के साथ इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, या फिर मैं बी और सी को पहले ऐड कर लेता हूँ और फिर ए के साथ ऐड करता हूँ, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। इसी को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। कि आप एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग मतलब पेयर्स बना रहे हैं, तो पेयर्स बनाने से कोई से 2 का पहले बना लो, फिर तीसरे का कर लो, या दूसरे और तीसरे का कर लो, फिर पहला साथ में ज्वाइन कर लेना, तो इससे रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर प्लस कर रहे हैं तो एडिशन, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन। यही बात वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यही सब कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे, बस एडिशन की जगह पे हम क्या डाल देंगे, मल्टीप्लिकेशन। देख लें, वो कह रहा है द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेटेड दैट द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड, यहाँ क्या है मल्टीप्लाइड और वहाँ क्या था एडिशन, डज नॉट इफेक्ट द रिजल्ट। इन मैथमेटिकल नोटेशन इट कैन बी रिटन एज a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c, और यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर a मल्टीप्लाई इंटू बी इंटू सी। यहाँ पर देखें, यहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ प्लस था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ प्लस और यहाँ मल्टीप्लिकेशन। सेम चीज़ है, बस सिंबल को आप चेंज कर दो तो उसके लिहाज से वो उसका लॉ बन जाएगा। एडिशन के लिहाज से है तो एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ बन जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर है ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ सकते हो प्रॉपर्टी, अक्सर पूछ ली जाती है, व्हाट इज़ क्या है, व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कि मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, कि द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेटेड दैट, ये कुछ इस तरह से होता है। लेट्स से इस तरह के हमने क्वेश्चन भी किए हैं कि 2 इंटू 5 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इस तरह के क्वेश्चन। कि अगर आप पहले ऐड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर लो, 3 से भी मल्टीप्लाई करो, बाद में ऐड कर लेना, रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है।
So distributive law of multiplication state that multiplying a number by sum of two other numbers is same as multiplying the number separately by each of two numbers and then adding the product। वही बात कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर आप एक नंबर को उनके साम से मल्टीप्लाई कर दो तब रिजल्ट सेम आता है, या फिर उसको दोनों के अलग अलग से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तब भी रिजल्ट सेम आता है। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मल्टीप्लाइंग ए नंबर, एक नंबर को मल्टीप्लाई करना बाय द सम ऑफ टू अदर नंबर्स, बाकी दो नंबर्स के सम के साथ, ठीक है ना, इज सेम, वो सेम होगा एज, उसके आप कंपैरिजन की बात करें, मल्टीप्लाइंग द नंबर सेपरेटली बाय ईच ऑफ टू अदर्स नंबर, उन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करना एंड देन एडिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, वो क्या कह रहा है? एक नंबर को दो नंबर्स के एडिशन से मल्टीप्लाई करना या फिर अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना, रिजल्ट सेम आता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसको मैथमेटिकली लिखा जाता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर उसने यहाँ पर लिखा है a इंटू बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, राइट। अब है व्हाट इज बोडमास रूल, जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं। हमारा 3.3 पूरी एक्सरसाइज ही इसी पे ही थी। अब ये क्या था बोडमास रूल में? ये जो बोडमास है ये एक मुखफ़फ़ है, ये मतलब ये कुछ वर्ड से लिया जा रहा है। वो हमने पढ़ा था कि वो क्या था, जो है बी ब्रैकेट्स के लिए था, ओ क्या था ऑर्डर्स के लिए था या ऑफ के लिए था, डी क्या था डिवीजन के लिए, एम क्या था मल्टीप्लिकेशन, ए के लिए एडिशन, और एस के लिए ये था सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? बोडमास रूल इज़, ये क्या है? ये एक्रोनियम है। एक्रोनियम का मतलब क्या होता है? मुखफ़फ़ के, उसमें से हम पहले उनके लफ्ज़ मिला के ये कुछ ऐसे वर्ड से लिया, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके फर्स्ट वर्ड्स, मतलब जिसके पहले आपने अल्फाज जो हैं वो लेकर इसको बनाया, ठीक है ना। ऐसा समझ सकते हो कि एक्रोनियम क्या क्या मतलब होता है कि एक ऐसा लफ्ज़ जो आप बना रहे हो किसी वर्ड्स के फर्स्ट वर्ड से लेकर, मतलब उसका पहला जो है लेटर है, उस लेटर को लेकर आप एक नया लेटर बना रहे हो, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? एक्रोनियम, ठीक है। सो बोडमास रूल इज़ क्या? इज़ एन एक्रोनियम, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली बाकी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर से लेकर बनाया गया है। यूज टू रिमेंबर, क्या करता है? यूज टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन अरिथमेटिक, से अरिथमेटिक में हम अपने ऑपरेशंस को याद रखने के लिए हम ये रूल जो है यूज़ करते हैं। अब ये रूल, इस रूल में होता क्या है? ये जो बी है, ओ है, डी है, एम ए और एस है, ये क्या होते हैं? इट स्टैंड फॉर, बी फॉर ब्रैकेट्स आर पेरेंथेसिस, ओ फॉर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में आ जाता है एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स, और डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से हमारे ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट था, मतलब जो शॉर्ट आंसर्स हमको लिखने थे, इस तरह से वो हमारा यहाँ पे कवर होता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सिचुएशन है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। तो जो बातें अभी हमने पहले की हैं यहाँ पर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? बोडमास रूल के हिसाब से यहाँ पर वेनकुलम को सॉल्व करेंगे, फिर ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, और लास्ट पे हम 80 में से उस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको मैंने पहले ही सॉर्ट आउट करके रखा है आपके लिए, सो इस चीज़ को हम यहाँ पर और आसान बना देते हैं। यहाँ पर देखें, सो सबसे पहले उसने कहा कि सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? विनकुलम को सॉल्व करना है। तो विनकुलम में 9 माइनस 3, अच्छा यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इस माइनस को भी साथ में ले लेते हैं। कभी हमने जब ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है तो इस माइनस को हम लेते हैं? नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। इस माइनस को हम कभी लेते हैं? नहीं लेते। इस माइनस को हम कभी लेते हैं? कभी भी नहीं लेते। हम इस माइनस को तब लेके आते हैं जब हम इसके अंदर वाले सारे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तब सॉल्व कर लेते हैं, तब इसको इग्नोर कर लेके आते हैं। इसी तरह से ये जो हमारे पास विनकुलम होती है या बार होती है, बार भी इससे बाहर वाले नेगेटिव को तब कंसीडर करती है जब ये खुद से सॉर्ट आउट हो जाती है। जब ये सॉल्व हो जाती है, ये नेगेटिव 9 काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 9 काउंट किया जाएगा। तो 9 में से 3 जाएगा, 6 आएगा, राइट।
जिस तरह से हम इन नेगेटिव्स को इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि इसको हम कह सकते हैं कि -20, इसको कह सकते हैं जी -25, नहीं ना कहते, तो इसी तरह से हम बार में भी इस नेगेटिव को नहीं लेंगे जब तक हम इसके अंदर के जितनी भी टर्म्स हैं उसको सॉर्ट आउट नहीं कर लेंगे, राइट। सो 9 - 3 कितना होता है, 6 होता है, बाकी तो बोनस में चलते रहेंगे। 7 में से 6 जाएगा, 1 आएगा। 20 में से 1 जाएगा, 19 आएगा। 25 में से 19 जाएगा, 6 और 80 में से 6 जाएगा, तो 74 आएगा एब्सोल्युटली। अब हम इसके सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड में थोड़ा सा इशू है, यहाँ पर क्वेश्चन में राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर उसने ब्रैकेट को यूँ लिखा है, यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ फिर ब्रैकेट और ये ब्रैकेट यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो है वो एग्जैक्टली लिखा हुआ मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखें कोई भी ब्रैकेट ढंग से नहीं लगाई हुई, इसमें मिस्टेक्स हैं। तो उसको मैंने जिस तरह से हमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, हम सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आती है, उसके बाद हमारे पास ये करली ब्रैकेट यूज़ होती है, उसके बाद हमारे पास आती है राउंड ब्रैकेट। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जितने भी क्वेश्चन, और फिर उसके अंदर आता है विनकुलम या बार। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने, यहाँ पर उसने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, उसके बाद उसको लिखना चाहिए था करली ब्रैकेट, जो कि करली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लिखी। एक मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट की बजाय मैंने क्या लिख दिया, करली ब्रैकेट, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्या है, करली ब्रैकेट लिख दिया, और इसको भी मैंने हटा दिया, और इस नेगेटिव को भी हटा दिया। आप जितने भी क्वेश्चन देखते हैं, आप कितने भी क्वेश्चन देख लें, हम जितने भी यहाँ पर देखें, आपको पिछली एक्सरसाइज 3.3 में भी हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं, यहाँ पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। किसी भी क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट के बाद वाला जो डायरेक्ट इंटीजर आ रहा है वो नेगेटिव में नहीं मिला। आप देख लें, ये देखें, ये ब्रैकेट के बाद आ रहा है, नेगेटिव में नहीं है, ये ब्रैकेट में आ रहा है, नेगेटिव नहीं है, ये ब्रैकेट के बाद आ रहा है, नेगेटिव नहीं है, ये ब्रैकेट के बाद आ रहा है, नेगेटिव नहीं है। कोई भी ब्रैकेट के डायरेक्ट बाद नेगेटिव नंबर हमको नहीं मिलता कहीं भी। चाहे आप 3.3 का हर एक क्वेश्चन जो है उसको देख लो, लेकिन कहीं भी ब्रैकेट के बाद आपको नेगेटिव डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को भी क्या कर दिया, इस नेगेटिव को भी हटा दिया, ठीक है। इस ब्रैकेट की जगह पे मैंने करली ब्रैकेट डाल दी, और इस ब्रैकेट को पार्ट को और इस नेगेटिव को मैंने रेज कर दिया, और बाकी मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर इस ब्रैकेट को भी मैंने जो है राउंड ब्रैकेट कर दिया। ये चेंजिंग की हैं, 2-3 चेंजिंग्स मैंने की हैं। एक इस ब्रैकेट को हटाया है, यहाँ पर इस ब्रैकेट की जगह पे मैंने करली ब्रैकेट डाल दी, और इसकी जगह पे दूसरा, और इस नेगेटिव को, इस ब्रैकेट को और नेगेटिव को हटा दिया। तो इसको हटाने से क्या हुआ है, एक प्रॉपर वे में हमारा जिस तरह से पहले क्वेश्चन हुआ करता था वैसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, और मैंने इस तरह से किया है। और इस तरह से करने से हमारे रिज़ल्ट पे भी फ़र्क नहीं पड़ता, रिज़ल्ट भी हमारा सही आता है, जो रिज़ल्ट हमारा एक्चुअल में बुक के आंसर में लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हम क्या करेंगे, विनकुलम को सॉल्व करेंगे। तो 17 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, एब्सोल्युटली 7 आएगा। बाकी तो कुछ भी नहीं कहेंगे हम ना, बाकी तो हमारा सेम चल रहा है ना, बाकी तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। सो 2 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, -5 आएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है, तो माइनस का 10 हो गया बाहर वाले माइनस की वजह से। अब सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं। तो 2, 2, 8, 9 पे 17 जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, 17 आएगा। 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आएगा। 119 में से 10 निकालेंगे तो 109 आएगा। 109 जब 100 में से निकालेंगे तो बड़े का सिंबल आएगा, तो नेगेटिव का 9 इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा। और बुक के लास्ट पे भी -9 ही मेंशन है। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में देख लें, सबसे पहले हम इस बार को सॉर्ट आउट करेंगे। तो 4.6 और 2.6 माइनस करेंगे तो एब्सोल्युटली 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर आपके पास 2 आ गया। अब 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 आएगा, 0.5 साथ में ही आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन में कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कैलकुलेटर अलाउ होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं है कि आप इनको जो है मेंटली तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट मेंटली तौर पे सॉल्व नहीं कर सकता इस चीज़ को, तो इसके लिए जो आपका कैलकुलेटर है आपको अलाउ होगा, ठीक है। सो कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 3.25।
सो 3.25, अब 2.4 में से 3.25 माइनस करेंगे तो 0.85 आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़े का सिंबल आएगा और 3.25 में से 2.4 निकाल लेंगे। अब चूँकि पहले डिवीजन की जाती है तो मैंने इसकी डिवीजन कर ली है, तो डिवीजन करें तो 0.2 आता है। वैसे अगर हम 30 पे डिवाइड करें 2 को, 30 पे 15 को डिवाइड करें तो 15 2 30 होता है, लेकिन ये 30 नहीं है, ये 3 है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा के एक ज़ीरो ले लेंगे, तो ये 0.2 ही बन जाएगा। अब 0.2 में से 0.85 निकालेंगे तो नेगेटिव 0.65 ही हमारे केस में रिज़ल्ट बनेगा। अब बात कर लेते हैं जी हमारे लास्ट पार्ट की, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा टफ भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिक्स फ्रैक्शन मिल रही है। तो मिक्स फ्रैक्शन अक्सर स्टूडेंट को थोड़ी तंग करती है और ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल है। हालांकि इसमें कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम इस फिक्स को ख़त्म करेंगे। तो 11 4 ज़ार कितना होता है 44, और 44 में 3 ऐड करेंगे तो 47। तो यहाँ पर आ गया 47/11, राइट। उसके बाद 5 का 8 से 40 में 5 ऐड करेंगे तो 45/8, राइट। 4 5 20 और 1 हो जाएगा तो 21/5। 2 6 12 और 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 13/6। 3 6 18 और 18 प्लस 1 19/6 हो जाएगा। सो अब हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले मिलकुलम को सॉल्व करेंगे। डिवाइज़र दोनों का सेम है तो ऊपर वाले भी सेम रहेंगे। 13 माइनस 19 तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एब्सोल्युटली 1 आएगा। तो नेगेटिव साथ में है तो नेगेटिव 1 आ जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव 21/5 आ जाएगा। अब फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो 3/5 नेगेटिव 21/5। डिवाइजर दोनों का फिर सेम है तो इसका मतलब ऊपर वाले भी सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 5 नीचे आ गया और 3 में से 21 जो है वो माइनस कर दिया हमने। अब 3 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस का 18 आएगा। अब डिवीजन है तो डिवीजन को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन डालेंगे और इनको ऊपर नीचे कर देंगे। तो 18 नीचे हो गया और 5 ऊपर चला गया। नेगेटिव जो है ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेगेटिव का नेगेटिव तो सेम ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 5 जो है 5 के टेबल में 15 की बात करें, कुछ हमारी कटिंग होती है। सो ये देखें, ये है 45 और ये है 18। सो 9 2 ज़ार 18 और 9 यहाँ पर 5 ज़ार 45। सो यहाँ पर हमने 5 लिख लिया और यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। कुछ कटिंग हमने कर ली है। अब कटिंग करने के बाद मज़ीद तो ये होती नहीं है, तो 5 5 ज़ार 25 और 8 2 ज़ार 16, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया। अब फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और दोनों को देखें 11 और 16 की कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। 11 का तो कोई फैक्टर नहीं बनता और 16 के फैक्टर बनते हैं, लेकिन वो इसके साथ हैं कॉमन नहीं, डिफरेंट हैं। तो दोनों का आ जाएगा मल्टीपल, तो इसका और इससे मल्टीप्लाई आएगा 176, ठीक है। अब 11 से 176 बनाने के लिए हमें 16 से मल्टीपल करना होगा। तो 47 को 16 से मल्टीप्लाई किया। 16 को 176 बनाने के लिए मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 11 से मल्टीप्लाई किया। 47 को 16 से मल्टीप्लाई किया 752 हो गया, और 25 को 11 से किया तो 275 हो गया। अब इसमें से इसको निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 477 डिवाइड बाई 176। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 272.71, लेकिन बुक में आंसर है 4.71, ठीक है। सो वहाँ पर भी मिस्टेक है। सो 4.71 नहीं आता, बल्कि 2.71 ही इस केस में हमारा आंसर आता है। रिव्यू एक्सरसाइज किधर है, ये रिव्यू एक्सरसाइज है, और ये देखें 4.71 लिखा हुआ है, इसकी बजाय 2.71 ही हमारा आंसर आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कह रहे हैं द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -215। इफ वन ऑफ देम इज -135 देन फाइंड द अदर। क्वेश्चन ये है कि दो नंबर का सम जो है वो -215 है, सॉरी 215 है। उसमें से एक जो है वो -135 है, तो दूसरा कितना होगा। तो क्या करेंगे, वही लेट करेंगे। सो लेट द
अदर नंबर इज एक्स, अदर नंबर इज एक्स, देन कंडीशन के हिसाब से आप लिख लेते हैं x प्लस इंटू माइनस 135 बराबर है -215। एब्सोल्युटली ऐसे ही है ना कि एक तो x है और दूसरा -135 है। एक नंबर उसने बता दिया, एक नंबर नहीं बताया, लेकिन सम भी बता दिया। तो x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो 135 विच इज इक्वल टू -215। अब नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो x विच इज इक्वल टू -215 प्लस का 135। अब बड़ा कौन सा है, वैसे तो नेगेटिव वाला है, ठीक है ना। नेगेटिव वाले, नेगेटिव का जो है ये नेगेटिव का सिंबल वाला 215 है, तो बड़ा है, तो एब्सोल्युटली हम इसमें से इस चीज़ को माइनस करेंगे। तो सिंबल किसका आएगा, बड़े का ही आएगा ना। बड़े का सिंबल आता है तो नेगेटिव का सिंबल आएगा। 5 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 0। 1 में से 3 नहीं निकाल सकते तो कैरी करेंगे। 11 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 8। ठीक है। अब 2 में से 1 जो है हम ले चुके हैं, 1 रह गया तो वो 0, तो सिर्फ 80, तो -80 सेकंड नंबर होगा। इसका अगर आप रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर, ये किधर गया हमारा, ये -80 देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 का आंसर कितना है, -80 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -1 8 इफ वन ऑफ देम इज 10 देन फाइंड द अदर नंबर। तो क्या करेंगे, वही सिचुएशन, लेट द अदर नंबर यहाँ पर NU नंबर इज x, देन क्या होगा, x मल्टीप्लाइड विद किसके साथ, 10 के साथ, विच इज इक्वल टू -18। ऐसा ही है ना, दो नंबर्स का मल्टीपल जो है वो कितना है, वो हमारे पास है जी यहाँ पर कितना, वो हमारे पास है -180। तो एक नंबर तो उसने दिया हुआ है, एक नंबर उसने कोई नहीं दिया, तो जिसको नहीं दिया उसको हमने x कह दिया। अब 10 इधर क्या हो रहा है, इधर तो हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, एब्सोल्युटली डिवाइड होगा। तो x बराबर हो जाएगा -180 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में 10 को डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा कितना आएगा, ये ऐसा समझ सकते हो कि 0 0 से कट गया और ये आपके पास आ जाएगा -18। वैसे अगर आप 10 का टेबल रीड करोगे तो क्या आएगा, सो 10 को 18 टाइम्स 10 1 ज़र 10, ठीक है ना, 10 1 ज़र 10, 8 रह गया, और 10 8 ज़र 80, तो नेगेटिव का 18। सो अदर नंबर इज -18। यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने क्या लिखा है, -18 ही लिखा है, तो इस केस में हमारा आंसर यही है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड एन इंटीजर, एक इंटीजर फाइंड करो दैट डिवाइड्स -150 टू गिव दिस, कि आपने एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जो -150 को डिवाइड करे और रिजल्ट -3 दे। तो लेट द रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड इंटीजर इज x, ठीक है, रिक्वायर्ड इंटीजर इज x। देन अगर वो x है तो x इस 150 को डिवाइड करेगा और रिजल्ट में -3 आएगा। यही बात उसने कही ना कि भाई जो इंटीजर आपको फाइंड करना है वो -15 को 150 को डिवाइड करता है और रिजल्ट में -3 देता है। तो इसका मतलब -150 पे हमें x को डिवाइड करना होगा और रिजल्ट में -3 मिलेगा। यही बात उसने कही ना, जो उसने कहा हमने इसको अपनी इक्वेशन में ढाल लिया। बिल्कुल ऐसा ही उसने कहा है कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा इंटीजर जो -150 को डिवाइड करता है और रिजल्ट -3 देता है, तो -3 के बराबर रख दिया और उस पर हमने -50 पे हमने उसको डिवाइड कर दिया।
अब हम इसको क्या करते हैं, हम इनको चेंज कर लेते हैं। इधर क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये इधर चला जाएगा और -3 इधर आ जाएगा। सो -150 डिवाइडेड बाय -3 विच इज़ इक्वल टू x। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, और 3 का करेंगे, 3 5 15, 0 साथ में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का यहाँ पर 50। सो x विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 50। सो x विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 50, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता तो 3 5 15 और 0 साथ में आ जाएगा तो 50। आप इसका आंसर देखें तो क्या है आंसर, इस केस में देख सकते हैं कि 50 ही हमारा आंसर बन रहा है इस केस में। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज़ 185, के दो इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस कितना है, 185 का है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 400 देन फाइंड द अदर नंबर। तो ठीक है, वही लेट द अदर इंटीजर इज़ x, then क्या होगा, x माइनस 400 विच इज़ इक्वल टू 185। यही कहा ना उसने कि भाई दो नंबर का डिफरेंस 185 है। अब एक 400 है, दूसरा x है, तो x में से 400 हमने माइनस कर दिया, 185 ही रहेगा। अब -400 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो x विच इज़ इक्वल टू 185 प्लस 400, सो 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 + 1 5। तो सेकंड नंबर है 485। तो इसको देख सकते हैं आपके पास कहाँ है ये, इसका रिज़ल्ट क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं, यस 585। सो 585 इसका रिज़ल्ट है हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं जी हमारे 8 क्वेश्चन की। द सम ऑफ टू इंटीजर इज दिस इफ़ वन इज दिस एंड फाइंड द अदर नंबर। तो वही सिचुएशन, लेट, यहाँ पर हमें लेट लिखना है। सो लेट द अदर नंबर इज x, देन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि दो इंटीजर का सम, एक तो x है और दूसरा 95 है। सो उसको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल 95 लिख सकते हैं। एक x है और दूसरा कितना है, 95, और दे कितना रहे हैं, -105। तो x विच इज़ इक्वल टू -105 -95। सो दोनों नेगेटिव के हैं तो सेम सिंबल की वजह से ऐड हो जाएंगे। 95 में 105 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट देख लें कि 200 है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव का 200 ही इसका रिज़ल्ट है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है एनी इज़ रीडिंग अ बुक फ्रॉम द पास्ट 3 वीक्स। कि एनी जो है वो एक बुक पढ़ रही है जो पिछले 3 हफ्तों से पढ़ रही है। शी रीड्स 35 पेजेस एवरी डे, कि वो 35 पेज जो है वो डेली के पढ़ रही है, ठीक है। शी स्टिल हैज़ 200 पेजेस लेफ्ट, अभी तक उसके 200 पेजेस रहते हैं। सो हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हैव इन ऑल, के अभी तक ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसके पेज कितने बनते हैं जिस बुक को वो पढ़ रही है। सीधी सी बात है कि एनी जो है वो एक बुक पढ़ रही है जो पिछले 3 हफ्तों से पढ़ रही है और हर एक दिन में 35 पेजेस पढ़ रही है। अभी तक जो है 3 हफ्ते पढ़ने के बाद भी उसके 200 पेजेस रहते हैं। तो आपको ये बताना है कि उस बुक के कितने पेज हैं टोटल। तो सीधी सी बात है, एक दिन में पेज पढ़ रही है 35, एक हफ्ते में कितना हो जाएंगे 7 से मल्टीपल, और 3 हफ्तों में क्या हो जाएगी, उस रिज़ल्ट को हम 3 से मज़ीद मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो आंसर आएगा उस आंसर में 200 पेजेस ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट डे रीडिंग
या फिर आप 1 डे रीडिंग लिख लें, जो आपका दिल करे, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, रीडिंग पर डे वो लिख लें, फर्स्ट डे रीडिंग, सेकंड डे रीडिंग, इस तरह से लिख लें। सो फर्स्ट डे रीडिंग विच इज़ इक्वल टू 35 पेजेस। ठीक है, फर्स्ट वीक रीडिंग, एक हफ्ते की रीडिंग कितनी बनेगी, 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 35 पेजेस, तो कितना बनता है, 7 5 ज़ार 35 और 7 3 ज़ार 21 और 3 24 सो पेजेस। एक हफ्ते में उसने 245 पेजेस पढ़े, लेकिन हमने तो 3 हफ्तों से निकालने हैं। सो 3 वीक्स रीडिंग क्या बनेगी उसकी, वो बनेगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 5 पेजेस। सो 3 5 ज़ार 15 और 3 4 ज़ार 12, 12 प्लस 1 13। सो 3 5 ज़ार 15, 3 4 ज़ार 12 और 13, सो 3 2 ज़ार 6 और 1। सो ये उसने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, 735 पेजेस उसने पढ़े हैं। तो अब क्या लिखेंगे, टोटल पेज ऑफ बुक। सो टोटल पेजेस ऑफ बुक, उस बुक के टोटल पेज कितने बनेंगे, 200 उसके रहते हैं और जो उसने रीड कर लिए हैं वो हैं 735। सो इसका मतलब 935 पेजेस उस बुक के टोटल बनते हैं। सो 935, यहाँ पर 35 पेजेस, 37 नहीं भाई, 35 पेजेस। सो 35 पेजेस उस बुक के हैं, तो काफ़ी बड़ी बुक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या सही है या गलत है। सो किधर गया हमारा आंसर, तो 935 पेजेस जो हैं उस बुक के टोटल बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ यूँ है कि इन हाउ मच टाइम राहील विल कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कि राहील जो है वो 60 किलोमीटर का सफ़र तय करना चाहता है और उसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो सीधी सी बात है कि अगर वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर कर रहा है, तो 60 किलोमीटर करने के लिए उसको क्या है, 6 घंटे लगेंगे। वैसे तो सीधी सीधी बात है ना, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्पीड। स्पीड उसकी कितनी है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। सो km बाय h लिखते हैं किलोमीटर पर आवर लिखने के लिए। अब डिस्टेंस, यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस उसका है 60 km, 60 किलोमीटर। हमारा जो फार्मूला होता है स्पीड का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। कि डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, स्पीड। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास तो स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम निकालना है, तो हम टाइम को इधर और स्पीड को इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 60 और टाइम कितना है 10, तो इसका मतलब कितना आएगा 6, और टाइम हमारा किलोमीटर पर आवर्स में है, तो इसका मतलब 6 आवर्स। सो एच, ये फिर एच ओ यू आर पूरा लिख लें, 6 आवर्स।
सो टाइम उसको लगेगा 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे उसको लगेंगे 60 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए। यहाँ पर अपना रिज़ल्ट जो है वेरीफाई करें तो वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा कि आपके पास जो रिज़ल्ट है उसको लगेंगे 6 घंटे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 आवर्स ही बनता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अकबर इज़ अ शॉपकीपर, ही सोल्ड 8, आपके पास ये है होल पार्ट है, 8 1/4, 8 एंड 1/4 kg राइस, यहाँ पर 6 एंड 1/4 kg शुगर एंड 12 एंड हाफ kg आपके पास फ्लोर। तो क्या करता है, वो तीन चीज़ें जो है वो बेचता है, जिसमें यहाँ पर आपके पास राइस है, शुगर है और फ्लोर है, आटा है, चीनी और चावल, ये तीन चीज़ें वो फ़रोख्त करता है। हाउ मच डिड ही सेल इन ऑल, उसने टोटल कितनी जो है सेल किया है, मतलब कितने केजी उसने अपना जो है सामान बेचा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर राइस सेल। ठीक है, क्या लिखेंगे, राइस सेल, राइस सेल विच इज़ इक्वल टू 8 1/4 kg। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 8 4 कितना होता है, 32, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 1 33, सो 33/4 kg। ऐसा ही है, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद ये राइस के लिए हम आर जो है वो कैपिटल कर सकते हैं। सो राइस सेल RI, चावल्स की जो सेल है वो कितनी है, वो है इतने kg। उसके बाद है हम शुगर सेल लिख लेते हैं। ठीक है, चीनी की जो सेल है वो कितनी है, शुगर सेल कितनी है, यहाँ पर आप राइस के साथ एस भी लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट है, राइस यहाँ पर ई, और यहाँ राइस सेल, शुगर सेल, शुगर सेल आपके पास हो जाएगी 6 एंड 1/4 kg, मतलब 6 4 ज़ा 24 और प्लस 1 25/4 kg। उसके बाद हो गया हमारे पास फ्लोर, तो फ्लोर सेल, फ्लोर्स की जो सेल है वो है हमारे पास 12.5 kg। सो 12 to 24 और प्लस 1 25/2 kg। सो क्या लिखेंगे, टोटल सेल, टोटल सेल में हम तीनों को ऐड कर लेंगे। सो टोटल सेल विच इज़ इक्वल टू 33/4, 25/4, 25/2। ठीक है, सो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा एब्सोल्युटली। तो एलसीएम कितना आएगा, 4। 4 से तो 4 सेम है, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाले को हम कुछ नहीं कहेंगे, ये भी 4 है तो इसके ऊपर वाले को भी हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन 2 से 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 बनता है। ठीक है, सो ये कितना बन जाएगा 50, 75 और 75 में 30 ऐड करेंगे तो यह बन जाएगा ये 1108 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, मेरे ख्याल में यही बनता है। आप देख लें 0 5, यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएगा, और 5 2 7 और 7 3 10। ठीक है, सो 10। ठीक है, अब ये इसको डिवाइड करेगा, 4 2 ज़ार 10 एंड यहाँ पर 28, सो 28। ठीक है, हो जाएगा। सो 4 2 ज़ार 10 और यहाँ पर आ गया 228। सो 4 के टेबल में आप देखें 4 6 24 और 4 7 28, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 7। तो टोटल सेल कितनी है 27 kg। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि क्या उसने यही लिखा है, ये किधर है हमारा क्वेश्चन, 27 kg।
तो उसकी जो टोटल सेल है वो 27 kg ही बनती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि नीलम हैज़ RS 1500 बैलेंस इन हर मोबाइल, कि नीलम के पास जो मोबाइल है उसमें जो बैलेंस है वो है 1500। अच्छा, शी गेव 3/5 टू, यहाँ पर नाइला, कि वो नाइला को क्या करती है, उस 1500 में से 3/5 पार्ट उसको नाइला को दे देती है। अब नाइला फिर आगे शेयर कर देती है, नाइला 1/5 पार्ट जो है वो शेयर कर देती है निम्रा को। तो आपको बताना है कि निम्रा को बैलेंस मिला कितना। ठीक है, हाउ मच शेयर निम्रा हैज़, कि निम्रा के पास कितना बैलेंस आया है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे नीलम्स के पास जो हमारे पास टोटल शेयर है या टोटल बैलेंस है, क्या है, टोटल बैलेंस लिख लें। सो टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस है 1500 का। ठीक है, अब नाइलास बैलेंस लिख लें। तो यहाँ पर नाइला और इस पर स्लैश डाल के यहाँ पर ऐसे लगा दें, नाइलास बैलेंस। उसके पास कितना होगा, उसको मिला है 3/5 ऑफ 1500। सो 1500 का 3/5 पार्ट उसको मिला है। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 1s आर 5 एंड 5 3s आर 15, सो 300, सो 3 और 3 900, सो 900 का बैलेंस मिला है नाइला को। ठीक है, 900 का बैलेंस मिला है क्या, नाइला को। अब निम्रा को 1/5 पार्ट इसमें से मिला है। तो अब क्या लिखेंगे, निम्रास बैलेंस, निम्रास बैलेंस, उसको मिला है 1/5 ऑफ 900। ठीक है, सो अब फिर 5 की डिवीजन कर देते हैं। सो 5 1s आर 5, 4 रह गया तो 5 8 40, सो 180। तो नाइला को भी 180 रुपीज़ का बैलेंस मिला है। देखते हैं कि आंसर में क्या गड़बड़ है। देख सकते हैं कि RS 180 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर हमारी निम्रा को मिल गए हैं। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।